साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों इस वीडियो में हम जुलाई 2022 के सभी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 29 जुलाई को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी नगर में गिफ्ट सिटी यानी गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी सिटी, ठीक है, इसे गिफ्ट बोलते हैं, है ना, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX का उद्घाटन किया था। तो IIBX के जरिए किया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्या किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, IIBX के जरिए सोने की सीधी आयात, है ना, की जा सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में गिफ्ट सिटी गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय सर्राफा बाजार इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX का उद्घाटन किया। IIBX भारत का पहला और दुनिया का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है जो भारत में बुलियन आयात के लिए प्रवेश द्वार होगा। IIBX के जरिए देश में पहली बार मान्यता प्राप्त ज्वेलर्स को सोने की सीधी आयात करने की अनुमति मिलेगी। मतलब ये है कि जो सुनार होते हैं यानी ज्वेलर्स जो हैं, स्वर्णकार जिनको कहते हैं, तो वे स्वर्णकार अब IIBX के जरिए, है ना, भारत के बाहर से भी सोना सीधा यानी डायरेक्ट खरीद सकते हैं। ठीक है, ये है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत हाल ही में नौसेना को सौंपा गया है। इस पोत का नाम है, ठीक है, देखिए यहां क्या है, तो इस पोत का नाम क्या है। देखिए इस पोत का नाम है INS विक्रांत। ठीक है, ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ठीक है, जो नौसेना को सौंपा गया है। चलिए देख लेते हैं इसे। देखिए, स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 27 जुलाई को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड ने किया है। इसका नाम भारत के पहले विमान पोत के सम्मान में रखा गया है। भारत के पहले विमान वाहक जहाज का नाम भी विक्रांत था, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस INS विक्रांत को 31 जनवरी 1997 को कार्यमुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यह है कि 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर है। ठीक है, देखिए ये 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर है थम्बी। ठीक है, थम्बी पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 भारत की मेजबानी में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक खेला गया। इसका आयोजन चेन्नई के निकट ममल्लापुरम में किया गया है। यह प्रतियोगिता भारत में पहली बार आयोजित की गई। 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इस ओलंपियाड के शुभंकर और लोगो थम्बी का अनावरण किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 28 जुलाई 2022 को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, 28 जुलाई 2022 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए देखिए ये कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाने का उद्देश्य हेपेटाइटिस के
विषय में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और टीका विकसित किया था। ठीक है, इसके अलावा हेपेटाइटिस से अगर हम बात करें तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हेपेटाइटिस से हमारा लिवर है ना, लिवर प्रभावित होता है। ठीक है, लिवर। चलिए अगला है, देखिए अगला प्रश्न ये है, हाल ही में संपन्न, ठीक है, देखिए हाल ही में संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। देखिए पहला कथन है, यह प्रतियोगिता अमेरिका में आयोजित किया गया था। यह अमेरिका पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा और भारत की ओर से एकमात्र पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर तीनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, देखिए यह अमेरिका में ही आयोजित किया गया था और अमेरिका इसमें टॉप पे रहा और भारत की ओर से सिर्फ नीरज चोपड़ा ने ही पदक जीता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन और ओरेगन में किया गया था। इस प्रतियोगिता में अमेरिका ने 13 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य पदक सहित कुल 33 पदक जीते। ठीक है, 4 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य इस प्रतियोगिता में। ठीक है, देखिए अमेरिका पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा और जो ये लाइन ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा, है ना, 4 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य इस प्रतियोगिता में जो है ये इथोपिया ने दूसरे नंबर पर हासिल किया। ठीक है, और 2 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य पदक यानी कुल 10 पदक के साथ जमैका तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, भारत ने इस प्रतियोगिता में 1 पदक जीता। यह पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक जैवलिन थ्रो स्पर्धा में जीता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए अगला प्रश्न है, रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS छोड़ने का फैसला किया है। ISS को बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों ISS जो है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, जिसको कह रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है क्या ISS को बनाने में। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या है कि जो शामिल नहीं है वो है चीन। ठीक है, चीन इसमें शामिल नहीं है, ISS बनाने के लिए चीन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अब देखिए रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS छोड़ने का फैसला किया है। ISS विश्व की कई स्पेस एजेंसियों का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, कई स्पेस एजेंसियों ने मिलकर बनाया है। इसे बनाने में अमेरिका की नासा के साथ रूस की रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी RKA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA, ठीक है, और कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA और यूरोपीय देशों की संयुक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA काम कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें चीन क्या है, चीन शामिल नहीं है। ठीक है, चीन ने इसमें बनाने में कोई भागीदारी नहीं की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखिए इनमें 2 स्थल तमिलनाडु से और मिजोरम और मध्य प्रदेश में से एक एक स्थल हैं। ठीक है, यानी तमिलनाडु से 2, ठीक है, और मिजोरम और मध्य प्रदेश से एक एक। अब देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 54 हो गई है, 54।
पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में चेन्नई में मीठे पानी का एक दलदल है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर है? देखिए केवल एक सही है, दो सही है, एक और तीन सही है, या फिर एक दो तीन सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये तीनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, तमिलनाडु से 2 स्थल, मिजोरम और मध्य प्रदेश से 1-1 स्थल है। ठीक है, अब देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 54 यानी 54 हो गई है। और पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में चेन्नई में मीठे पानी का एक दलदल है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 1, 2 और 3। ठीक है, देखिए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। देखिए रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। इनमें 2 स्थल तमिलनाडु से और मिजोरम और मध्य प्रदेश से 1-1 स्थल हैं। इन 5 स्थलों को शामिल किए जाने के बाद देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब 54 हो गई है। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में चेन्नई में मीठे पानी का एक दलदल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहे हैं बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, है ना, निम्नलिखित में से किस या किन खेलों को शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, देखिए निशानेबाजी, तीरंदाजी और वाटर पोलो, इन तीनों में से किसी को भी शामिल यहाँ नहीं किया गया है। ठीक है, तो आंसर 1, 2 और 3, 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम 2022। ठीक है, इसमें अब देखिए राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम 2022 में निशानेबाजी, तीरंदाजी, कलात्मक तैराकी, बास्केटबॉल 5x5 यानी 5x5, ठीक है, गेंदबाजी, तलवारबाजी, नौकायन और वाटर पोलो को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। देखिए निम्नलिखित खेलों में से किस खेल को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार शामिल किया गया है या किया गया था, मतलब। ठीक है, तो देखिए इसमें महिला क्रिकेट T20 को शामिल किया गया था। ठीक है, बाकी तलवारबाजी को शामिल नहीं किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं हम यहाँ पे, हमने अभी भी बात की कि राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट 2020 को भी शामिल किया गया था। इन खेलों में निशानेबाजी, तीरंदाजी, कलात्मक तैराकी, बास्केटबॉल, ठीक है, गेंदबाजी, तलवारबाजी, नौकायन और वाटर पोलो को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो क्या शामिल किया गया है? देखिए महिला क्रिकेट T20 को। ठीक है, अगला है, देखिए बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक हैं। देखिए दोस्तों भारतीय दल के ध्वजवाहक यहाँ पर कौन है? देखिए तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। ठीक है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, अब देखिए बैडमिंटन खिलाड़ी PV संधू और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के सह ध्वजवाहक हैं। उन्हें यह जिम्मेदारी ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद दी गई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में अगर हम ध्यान से देखें तो नीरज चोपड़ा, ठीक है, ये पहले थे। ठीक है, लेकिन चूँकि अब ये चोटिल हो गए हैं या चोटिल हो गए थे तो इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। ठीक है, ये बाहर हो गए टूर्नामेंट से, तो अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा PV संधू। ठीक है, ये आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों कारगिल विजय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष हम 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। ठीक है, देखिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों की याद में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए कह रहे हैं किस विश्व बैंक ने किस भारतीय को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकासात्मक अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक है, विश्व बैंक ने।
तो वर्ल्ड बैंक ने इंदरमीत गिल को यह जिम्मेदारी दी है। ठीक है, आइए देखते हैं। विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंदरमीत गिल को मुख्य अर्थशास्त्री और विकासात्मक अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री इंदरमीत गिल अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन रीनहार्ट का स्थान लेंगे और उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी। ठीक है, तो ये इस समय कार्यरत हैं। ठीक है, चलिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों अंगों की संयुक्त थिएटर कमान स्थापित करने की घोषणा की। इस कमान का उद्देश्य है, ठीक है, देखिए दोस्तों, इस कमान का उद्देश्य क्या है? सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाना। ठीक है, देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों अंगों की संयुक्त थिएटर कमान स्थापित करने की घोषणा की थी। इस कमान का उद्देश्य सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाना है। उन्होंने यह घोषणा जम्मू में 24 जुलाई को कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जुलाई में चुनाव हुए थे भारत के राष्ट्रपति के। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति? देखिए दोस्तों, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है? नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को भारत की 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। ठीक है, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने श्रीमती मुर्मू को शपथ दिलवाई। ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह कहाँ किया गया था? देखिए, संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न है 23 जुलाई, ठीक है, को निम्नलिखित में से किसकी जयंती थी? देखिए दोस्तों, पहला है बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद और लाला लाजपत राय। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम देखें तो किसकी जयंती थी? 23 जुलाई। देखिए 23 जुलाई को यहाँ पर देखिए बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जो थे उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी में हुआ था। ठीक है, रत्नागिरी में। और ठीक है, रत्नागिरी। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 में 23 जुलाई को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में झाबुआ नामक जिले के भावरा नामक गांव में। ठीक है, तो अब देखिए ये तीसरा है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किस वर्ष में पहली बार एक शुल्क के रूप में आयकर लगाया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष में? देखिए 1860 में पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था। ठीक है, देखिए प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत में वर्ष 2010 में आयकर प्रणाली के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयकर दिवस की शुरुआत की गई थी। वर्ष 1860 में पहली बार एक शुल्क के रूप में आयकर लगाया गया था। उसी वर्ष 24 जुलाई को आयकर प्राधिकरण शुरू हुआ था। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर पेश किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया
जाता है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है, क्योंकि एक निजी कंपनी द्वारा देश का पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई को ही पहली बार प्रसारित किया गया था। ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो थी IBC, उसके द्वारा। तो देखिए 23 जुलाई 1927 को देश का पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC के तहत बॉम्बे केंद्र से किया गया था। 1930 में सरकार ने इस कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लिया था और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उन्हें परिचालित करना शुरू कर दिया। 8 जून 1936 को भारतीय प्रसारण सेवा को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में संपन्न हुए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। उनसे पहले इस चैंपियनशिप में पदक विजेता रह चुके हैं। ठीक है, कौन कौन इनमें से पदक विजेता रह चुके हैं? देखिए, अंजू बेबी जॉर्ज, PT ऊषा, मिल्खा सिंह। देखिए दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने इस प्रतियोगिता यानी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो पदक जीता है, रजत पदक, वो इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से अब तक दूसरा पदक है। ठीक है, तो उनसे पहले इस चैंपियनशिप में अंजू बेबी जॉर्ज ने पदक जीता था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, ये आइए देखते हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता था। ठीक है, इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक एंडरसन पीटर्स ने अपने नाम किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की ओर से यह महज दूसरा पदक है। इससे पहले 2003 में अंजू बेबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। ठीक है, देखिए आगे है, अगला प्रश्न है, कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल जिला अभियान, मतलब हर घर जल जिला बना है? ठीक है, जहां सभी लोगों को नल से पीने का साफ जल मिल रहा है। तो देखिए, ये है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल जिला बन गया है। बुरहानपुर देश का पहला ऐसा जिला है जहां सभी 254 गांवों को लोगों को है ना नल से पीने का साफ पानी मिल रहा है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने विलुप्त चीतों को देश में लाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, युगांडा, नामीबिया, जाम्बिया या फिर मोजाम्बिक। देखिए दोस्तों, यह समझौता नामीबिया के साथ भारत ने किया है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, भारत ने विलुप्त चीतों को देश में लाने के लिए नामीबिया के साथ एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। भारत में 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इस सहमति के अनुसार अगस्त में नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया था, जिनमें 4 नर और 4 मादा चीते थे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अमेरिका में एक व्यक्ति में पोलियो संक्रमण का एक नया मामला आया है। ठीक है, यह व्यक्ति कथित तौर पर ओरल पोलियो रोधी टीके में इस्तेमाल किए जाने वाले पोलियो वायरस के संपर्क में आया था। ओरल पोलियो रोधी टीके में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए साथियों, ये जो वायरस होता है ये कमज़ोर
और जीवित वायरस होते हैं, ठीक है, जिनको शरीर में डाल करके, मतलब ओरल यानी कि मुंह से, यह है ना 2 बूंद जिंदगी के ऐसे करके चलता था अभियान भारत में पहले, तो वो मुंह से दिया जाता है ये, ठीक है। तो टीका तो एक्चुअली क्या है कि इसमें कमज़ोर और जीवित वायरस होते हैं, ठीक है। देखिए, अमेरिका में एक व्यक्ति में पोलियो संक्रमण का एक नया मामला सामने आया था जुलाई में। यह व्यक्ति कथित तौर पर उस प्रकार के पोलियो वायरस के संपर्क में आया जिसका इस्तेमाल पोलियो रोधी टीका में किया गया था। पिलाए जाने वाले पोलियो टीके में वायरस के कमज़ोर रूप की मौजूदगी बीमारी को जन्म नहीं दे सकती है। यदि यह कमज़ोर वायरस लंबे समय तक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचकर उत्परिवर्तित या म्यूटेट होता रहा तो यह संक्रामक हो सकता है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे मंकी पॉक्स संक्रमण के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए साथियों, मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स एक वायरस है, ठीक है। देखिए, WHO ने मंकी पॉक्स संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया है। मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है। मंकी पॉक्स वायरस से संबंधित एक जूनोटिक आर्थ्रोपॉक्स DNA वायरस है जो चेचक का कारण बनता है। पहली बार 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको पहले जेरे कहा जाता था, ठीक है, यहाँ पर मनुष्यों में ये प्रकार के वायरस पाए गए थे, ठीक। कब? 1970 में। देखिए, अगला प्रश्न है, किस फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, देखिए कौन सी थी? तुलसीदास जूनियर, मी बसंतराव, तानाजी या फिर सोरा रई पोट्रू, ठीक है। तो देखिए, इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में तुलसीदास जूनियर को, है ना, यह पुरस्कार दिया गया था सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का। देखिए, आइए देखते हैं। 68वें फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 22 जुलाई 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में की गई थी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर को दिया गया था। इस फिल्म का निर्देशन मृदुल महेंद्र ने किया है। सुधा कंगारा के निर्देशन में बनी तमिल फिल्म सोरा रई पोट्रू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया और तानाजी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, सरकार ने हाल ही में भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय ध्वज संहिता को फहराने की अनुमति है। देखिए, भारत के ध्वज को अब आप कभी भी, है ना, दिन रात कभी भी फहरा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए, सरकार ने 23 जुलाई 2022 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया था। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय ध्वज संहिता को राष्ट्रीय ध्वज को दिन रात फहराने की अनुमति दी गई है। देखिए, आगे क्या है, राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, नेशनल फ्लैग एडॉप्टेशन डे कब मनाया जाता है? देखिए, भारतीय झंडा यानी राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को, ठीक है। पहली बार 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, वर्तमान में जो झंडा है। तो प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1947 में भारतीय संविधान सभा की बैठक में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए, हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, कह रहे हैं इस इंडेक्स में जापान पहले और भारत 87वें स्थान पर है। यह रैंकिंग किसी देश द्वारा पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पर आधारित होता है। भारत के पासपोर्ट पर बिना वीज़ा के 60 देशों की यात्रा की जा सकती है, ठीक है। तो कौन सा सत्य है, ये देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीनों ही कथन सत्य हैं। इस इंडेक्स में जापान पहले नंबर पर था,
ठीक है, और भारत 87वें स्थान पर है। ठीक है, यह रैंकिंग किसी देश द्वारा पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पर आधारित होती है, ये सही है। भारत के पासपोर्ट पर बिना वीज़ा के 60 देशों की यात्रा की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर की बात करें अगर हम, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आंकड़ों में 199 देशों में पावरफुल पासपोर्ट के आधार पर रैंकिंग की गई है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान पहले स्थान पर रहा, सिंगापुर और साउथ कोरिया इस क्रम में दूसरे, है ना, और जर्मनी और स्पेन देशों के पासपोर्ट तीसरे स्थान पर रहे। भारत के पासपोर्ट को 87वां नंबर मिला और भारत के पासपोर्ट पर यात्री बिना वीज़ा के 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। यह रैंकिंग पासपोर्ट के जरिए वीज़ा मुक्त प्रवेश के आधार पर तय किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने काटसा संशोधित विधेयक को पारित किया था। यह विधेयक किससे संबंधित है? ठीक है, देखिए साथियों, अमेरिका ने काटसा युक्त संशोधन विधेयक पारित किया था। तो यह विधेयक भारत को आर्थिक प्रतिबंधों से छूट देने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, अमेरिका ने भारत को रूस के साथ हथियार यानी S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों से छूट दी है। इसके लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने काटसा प्रतिबंधों से खास छूट दिलाने वाले एक संशोधित विधेयक को पारित किया था। देखिए काटसा का पूरा नाम क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है। इसके तहत रूस से रक्षा और खुफिया लेन देन करने वाले किसी भी देश के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए सरकार द्वारा हाल ही में गठित संजय अग्रवाल समिति का संबंध किससे है? देखिए एमएसपी की अधिक असरदार एवं पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण से। ठीक है, यह है मसला। ठीक है, देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन जो हुआ था उसी के, है ना, क्रियान्वयन के फलस्वरूप यह समिति गठित की गई, संजय अग्रवाल समिति। ठीक है, देखिए सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो की अधिक असरदार एवं पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण के लिए एक 26 सदस्यीय समिति का गठन किया था। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। ठीक है, अब देखिए ये कह रहे हैं कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? ये कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी, ये ठीक बात है। वह आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली देश की पहली राष्ट्रपति हैं। उनका गृह प्रदेश झारखंड है। अब देखिए यहाँ पर दो कथन सत्य हैं। देखिए द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी, ये सही है। ठीक है, वह आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली पहली राष्ट्रपति, देश की पहली राष्ट्रपति, ये सही है। उनका गृह प्रदेश झारखंड नहीं है बल्कि उड़ीसा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसमें समझते हैं। देखिए द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। वह भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। उनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। ठीक है, देखिए द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली देश की पहली महिला, मतलब पहली, देश की पहली राष्ट्रपति है। ठीक है, देश की पहली राष्ट्रपति जो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 20 जुलाई को निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ये शतरंज का है। ठीक है, शतरंज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, देखिए
प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। 1924 में इसी दिन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी, फिडे जिसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है, ठीक है, वे कौन है? देखिए दोस्तों, वे हैं नरेंद्र बत्रा। देखिए भारत के अनुभवी खेल प्रशासक नरेंद्र बत्रा ने 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता भी छोड़ दी। इससे पहले 25 मई को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने हॉकी इंडिया में आजीवन सदस्य के पद को खत्म कर दिया था। बत्रा ने 2017 में हॉकी इंडिया के आजीवन सदस्य के रूप में ही IOA का चुनाव लड़ा और जीता था। ठीक है, देखिए भारतीय नौसेना ने हाल ही में INS सिंधु ध्वज पनडुब्बी सबमरीन को सेवा मुक्त कर दिया। इसका निर्माण किस देश में किया गया था? देखिए, तो भारतीय नौसेना ने INS सिंधु ध्वज पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया है, तो इसका निर्माण रूस में हुआ था। ठीक है, रूस में। आइए देखते हैं। देखिए, नौसेना में 35 साल तक सेवा देने के बाद INS सिंधु ध्वज पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया था। INS सिंधु ध्वज रूस द्वारा निर्मित डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है ना। इसको 1970 के दशक में डिजाइन किया गया था। रूस से प्राप्त इस पनडुब्बी को 1987 में 1987 में नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला देखिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में देश भर के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों का नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 रैंकिंग जारी की थी। इसके अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेजों की श्रेणी में पहले स्थान पर है। देखिए दोस्तों, यह NIRF की रैंकिंग के हिसाब से 2022 की रैंकिंग के हिसाब से IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास पहले स्थान पर है। ठीक है, देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 16 जुलाई 2022 को देश भर के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों का NIRF 2022 रैंकिंग जारी की थी। NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 2022 में IIT मद्रास पहले स्थान पर है। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उपभोक्ता मामलों के विभाग DOCA ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सशक्त बनाने हेतु किस नाम से एक शुभंकर का अनावरण किया है? ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके लिए इस शुभंकर जो है उसका नाम है जागृति। ठीक है, जागृति नाम का जो है शुभंकर बनाया है। ठीक है, देखिए उपभोक्ता मामलों के विभाग DOCA ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सशक्त बनाने हेतु जागृति नाम का शुभंकर का अनावरण किया है। इसे विभिन्न मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ दिखाया जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को। ठीक है, 17 जुलाई को न्याय दिवस मनाते हैं। तो देखिए प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। यह दिन 17 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि नामक एक संधि पर हस्ताक्षर करने के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस संधि द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया था। ठीक है, और ICJ का मुख्यालय कहाँ है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। ठीक है, हेग।
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से 18 जुलाई को दुनिया भर में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ठीक है, देखिए किस लिए मनाते हैं? लोकतंत्र के लिए संघर्ष, ठीक है, इसके लिए मनाया जाता है। अब देखिए, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए नेल्सन मंडेला के योगदान की स्मृति में मनाया जाता है। वह दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेल्सन मंडेला को 1962 में नस्ल भेद शासन के तहत जेल में डाल दिया गया था और उन्हें 1990 में रिहा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है, स्पेन को पराजित कर नीदरलैंड्स विजेता बना। गोलकीपर सविता भारतीय महिला टीम की कप्तान थी। भारतीय टीम 9वें स्थान पर रही। ठीक है, देखिए ये 3 कथन यहाँ पर हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में संपन्न महिला हॉकी विश्व कप 2022, इसमें नीदरलैंड विजेता बना, ये सही है। स्पेन को पराजित कर, ये गलत है। ठीक है, स्पेन को पराजित नहीं किया था बल्कि अर्जेंटीना को हराया था। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। गोलकीपर सविता भारतीय महिला टीम की कप्तान थी, ये सही है। भारतीय टीम 9वें स्थान पर रही, ये भी सही है। भारतीय टीम ने जापान को हराया था। तो आंसर क्या होगा? 2 और 3। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। आगे देखिए, नीदरलैंड्स FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का विजेता बना है। स्पेन के टेरेसा में खेले गए इस प्रतियोगिता के फाइनल में नीदरलैंड्स ने 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराते हुए लगातार तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। भारतीय टीम ने जापान को 3-1 से पराजित कर इस विश्व कप में 9वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, और गोलकीपर सविता भारतीय महिला टीम की कप्तान थी। ठीक है, आइए चलिए, सरकार मरम्मत का अधिकार राइट टू रिपेयर के लिए एक कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसकी तैयारी के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, देखिए, निधि खत्री, रोहित कुमार सिंह, रवि झा, फैज अहमद किदवई। देखिए साथियों, सरकार मरम्मत का अधिकार जो ला रही है राइट टू रिपेयर, इसके लिए जो समिति बनाई गई है उस समिति के अध्यक्ष हैं निधि खत्री। ठीक है, इनके अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। देखिए, राइट टू रिपेयर के लिए कानून लाने की तैयारी में है सरकार। इसके लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने निधि खत्री के नेतृत्व में एक समिति बनाई है। राइट टू रिपेयर कानून के तहत कंपनी ग्राहकों के पुराने सामान को रिपेयर करने से मना नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। ठीक है, देखिए कब मनाते हैं? देखिए दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। युवाओं को अधिक से अधिक कौशल विकास के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2022 के विश्व युवा कौशल दिवस की थीम है ना, भविष्य के लिए युवा कौशल को बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को निम्नलिखित में से किसके स्थान पर G20 का नया शेरपा नियुक्त किया गया है? ठीक है, देखिए दोस्तों, नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 का नया शेरपा बनाया गया है। तो उन्होंने किसका स्थान लिया है? पीयूष गोयल का। ठीक है, पीयूष गोयल जी की जगह लेंगे। अब देखिए, नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 का नया शेरपा नियुक्त किया गया था। वे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेते हैं। ठीक है, भारत इस साल G20 का अध्यक्ष बनने वाला है। ऐसे में पूर्णकालिक शेरपा की ज़रूरत है। भारत साल 2023 में G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। ठीक है,
तो ये जुलाई के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। देखिए हमने अभी अभी जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स का अध्ययन किया, ठीक है। देखिए तो जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स हमने इस वीडियो में पढ़े, ठीक है। ये हम पार्ट 1 के तहत पढ़ रहे थे, ठीक है। पहला पार्ट हमने जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स का बनाया है। अब जल्दी ही हम इसका पार्ट 2 लेकर उपस्थित होंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।